हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम सभी लोगों का। भारतीय अर्थव्यवस्था के भी कंटेंट यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं आप सबके लिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के कंटेंट में आज जो हम लेकर के आए हैं आपके लिए फैक्ट, उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। और पहला हमारे पास ये क्विक रिवीजन के लिए, मैंने पहले ही आपको बताया, ये क्विक रिवीजन के लिए है। संपूर्ण सिलेबस का संक्षिप्त में रिवीजन करने के उद्देश्य से ये वीडियो आपके लिए लाया गया है। तो इकोनॉमी के इस वीडियो में आज पहला हमारा जो क्वेश्चन, जो पॉइंट है, फैक्ट है सामने। वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। ये जो पॉइंट है ये आपसे पूछ रहा है कि एक्चुअली जो आर्थिक वृद्धि होती है किसी भी देश की, उस आर्थिक वृद्धि की जानकारी हमें, वास्तविक जानकारी किस सूचना से मिलती है। उनमें जैसे अगर वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही हो, पहला फैक्ट ये है कि अगर स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि आर्थिक वृद्धि बढ़ रही है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि हो रही हो, इसका मतलब आर्थिक वृद्धि हो रही है। किसी अवधि में चालू कीमतों में राष्ट्रीय आय बढ़ रही हो, या फिर जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय की वृद्धि, इनमें से किसे वास्तव में देश की आर्थिक वृद्धि का परिचायक माना जाए। देखिए, आर्थिक वृद्धि से मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, यह किसी देश की आर्थिक वृद्धि इसके द्वारा नापी जाती है। ये पैरामीटर है किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को नापने का। और जीडीपी जो है एक निश्चित समय में, यानी कि एक वित्त वर्ष में किसी देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में जो अंतिम उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। जब इस जीडीपी को हम प्रति व्यक्ति आय में बदल देते हैं, यानी कि जब इस जीडीपी को सभी व्यक्तियों में बराबर बांट दिया जाए, देश की कुल जीडीपी में अगर कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाए तो प्रति व्यक्ति जीडीपी प्राप्त हो जाती है। यहां पर जो इसका उत्तर है उसमें लिखा गया है कि आर्थिक वृद्धि का वास्तविक परिचायक कौन है? व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। अब इस जीडीपी को प्रति व्यक्ति आय में कैसे बदला जाए, तो याद रखिएगा, जीडीपी को पहले जीएनपी बनाना होगा, फिर इस जीएनपी में पॉपुलेशन का भाग देना होगा और उसके बाद जो आंकड़ा आएगा वही होगा प्रति व्यक्ति आय। तो जीडीपी को जीएनपी में बदलने के लिए क्या करना होगा? ये जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है उसे क्या करना होगा? जीडीपी को जीएनपी में बदलने के लिए सकल घरेलू उत्पाद को सकल राष्ट्रीय आय बनाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें जीडीपी में से शुद्ध विदेशी आय को घटाना पड़ेगा। तो शुद्ध विदेशी आय को जीडीपी में से माइनस करके हमें जीएनपी प्राप्त होगी। फिर इस जीएनपी में से हम घिसावट मूल्य को घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एनएनपी बन जाएगा। अगर हम इसको एक पेज के माध्यम से आपको समझाएं, थोड़ा सा इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट लेकर के हम चलेंगे बीच बीच में, क्योंकि आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमारा जो जीडीपी है, मैंने जीडीपी बताया क्या है? किसी देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा किया गया उत्पादन। ये सभी व्यक्ति कौन हैं? ये वे लोग भी हैं जो देश के निवासी हैं, और ये वे लोग भी हैं जो बाहर से आए हैं। हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं वे सभी व्यक्ति तो हैं, लेकिन सभी यहाँ के नागरिक नहीं हैं। तो देश में रहने वाले सभी नागरिक एवं गैर नागरिक, मतलब सभी व्यक्तियों द्वारा अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में, यानी कि कृषि, उद्योग और सेवाओं में जो भी अंतिम उत्पादन किया जाता है, उस अंतिम उत्पादन का, इस अंतिम उत्पादन का मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है। इसका गुणनफल मौद्रिक मूल्य से निकाला जाता है, और उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है उसे हम कहते हैं जीडीपी। क्या कहते हैं? उसे जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी को जीएनपी बनाने के लिए क्या करना होगा? इसमें से शुद्ध विदेशी आय को घटा देना होगा। शुद्ध विदेशी आय क्या होती है? एक वर्ष में विदेशों से होने वाली कुल आय और कुल व्यय का अंतर जो है
है शुद्ध विदेशी आय कहलाता है। जब इसे हम जीडीपी में से घटा देते हैं तो हमारा ये बन जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये घरेलू आय है, ये राष्ट्रीय आय है, तो जीडीपी जीएनपी बन गया। अब इस जीएनपी को हमें क्या बनाना है, एनएनपी बनाना है। वो कैसे बनेगा, ये इस ग्रॉस को शुद्ध बनाना है तो इसमें से घिसावट मूल्य को निकालना पड़ेगा। घिसावट मूल्य क्या होता है, जैसे जो भी उत्पादन होता है उस उत्पादन को करने के दौरान जो मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं उन मशीनों की जो घिसावट होती है उस घिसावट के बराबर जो मूल्य होता है उसे घिसावट मूल्य कहते हैं, या मशीनों की रिपेयरिंग पर होने वाले खर्चे को हम घिसावट मूल्य कहते हैं। इसे जब जीएनपी में से घटा दिया जाएगा तो ये एनएनपी बन जाएगा। और इस एनएनपी में जब हम देश की कुल जनसंख्या, कुल पॉपुलेशन का भाग दे देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पर कैपिटा इनकम। और किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि उस देश की वास्तविक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। जीडीपी आर्थिक वृद्धि की जानकारी तो देता है, लेकिन वास्तविक आर्थिक वृद्धि की जानकारी हमें कहां से मिलती है, वो हमको पीसीआई से या प्रति व्यक्ति आय से मिलती है। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय से ही हमको यह पता चलता है कि वास्तव में जनसंख्या वृद्धि और जीडीपी वृद्धि किस अनुपात से हो रही है। और वास्तव में जब जीडीपी वृद्धि अधिक तेजी से होती है और पॉपुलेशन वृद्धि कम दर से होती है तो निरंतर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती जाती है, जो अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि का परिचायक होता है। अब हम देखें हमारे जहां से हमने शुरू किया था कि इस प्रश्न का उत्तर जो है प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि है। अगला है समृद्धि की सीमा। समृद्धि का मतलब क्या है, यहां पर ग्रोथ। समृद्धि की सीमा अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो क्लब ऑफ रोम 1972 में समृद्धि की सीमा अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। अगला हमारा फैक्ट, एक्स मतलब किसी देश में आर्थिक वृद्धि अनिवार्य रूप से होगी अगर उस देश में पूंजी निर्माण होता है। यानी कि अगर किसी देश में पूंजी निर्माण होता है तो निश्चित तौर पर उस देश में आर्थिक वृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का मूल आधार जो है वो पूंजी निर्माण है। पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है, जो हम बचत करते हैं, जो हम छोटी छोटी बचत करते हैं, इस बचत को जब हम बैंक में या शेयर मार्केट में या किसी अन्य माध्यम में जब इसको इकट्ठा करते हैं तो हमारी यह बचत क्या बन जाती है, पूंजी बन जाती है। और फिर इस पूंजी का उत्पादन कार्यों में क्या होता है, निवेश होता है और फिर देश का आर्थिक विकास होता है। तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है उस देश में पूंजी निर्माण हो, और पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बचत को बढ़ावा देना जरूरी होता है। सकल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, निवल घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। निवल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका मतलब क्या हुआ, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय मतलब पीसीआई। ठीक है, 3 पॉइंट आपके सामने ये लिखे गए हैं, 4 पॉइंट लिखे गए हैं, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी एंड पीसीआई। इनमें से कौन किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है, तो अभी अभी मैंने बताया पीसीआई या प्रति व्यक्ति आय किसी देश की आर्थिक वृद्धि को नापने का सबसे उचित माध्यम है। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का मतलब है वास्तव में देश में उत्पादन की दर निरंतर बढ़ रही है। इसे जनसंख्या के अनुपात में नापा जाता है। अकुशल कृषि, अनियमित औद्योगिकरण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति में से किसके कारण मुख्यतः भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था के धीमेपन का कारण पूछा जा रहा है।
तो पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण भारत की जो आर्थिक विकास है वह अवरुद्ध हुआ। इसका मतलब है कि हमने जो पश्चिमी देशों द्वारा बनाए गए विकास मॉडल हैं उनको अपने देश में लागू किया, जबकि दोनों देशों की जो आर्थिक परिवेश है वो अलग अलग है, क्योंकि सामाजिक परिवेश अलग है। तो हमारे सामाजिक परिवेश में हमारे लिए अलग प्रकार की आर्थिक नीतियां ही सफलदायक होंगी। अगर हम पश्चिमी देशों की आर्थिक नीतियों को हमारे देश के सामाजिक वातावरण के में लागू करेंगे तो हमें सही परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। जैसे भारत में गरीबी, महिलाओं की स्थिति, कन्या भ्रूण हत्या से लेकर के महिला स्त्री जो पुरुष महिला अनुपात है, या ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो विकसित देशों में नहीं है। तो भारत की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें विकसित देशों के आर्थिक मॉडल को लागू नहीं करना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से वृद्धि में से किस एक को साधारणतया ध्यान में नहीं रखा जाता है। जब भी किसी देश की आर्थिक विकास की कल्पना हम करते हैं तो सही बात यह है, हम जीडीपी को ध्यान में रखते हैं कि जीडीपी बढ़ना चाहिए, हम उसमें ध्यान में रखते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ना चाहिए, हम ध्यान में रखते हैं कि प्रति व्यक्ति उत्पाद बढ़ना चाहिए, लेकिन विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि होनी चाहिए ऐसा हम कभी नहीं सोचते। इसका मतलब है कि विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि यह किसी भी देश के आर्थिक विकास की कल्पना में शामिल नहीं होता, क्योंकि इससे तो अर्थव्यवस्था कर्ज में फंस जाती है। मुद्रा की मात्रा, मूल्य स्थिरता, बचत दर और संसाधनों के उपयोग में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो मूल्य स्थिरता यानी कि कीमत नियंत्रण में रहे, बचत दर पर्याप्त होती रहे और संसाधनों का उपयोग सही प्रकार से होता रहे तो किसी देश का आर्थिक विकास तेजी से चलता है। मुद्रा की मात्रा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दो चीजें होती हैं, एक होता है मुद्रा की मात्रा और दूसरा होता है मुद्रा का प्रसार। दोनों में अंतर है। अगर मुद्रा का प्रसार धीमा हो जाएगा तो आर्थिक वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मुद्रा की मात्रा कम होने से आर्थिक वृद्धि पर आर्थिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रसार का मतलब होता है सर्कुलेशन और वृद्धि का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मनी। तो यहाँ मुद्रा की मात्रा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मुद्रा की मात्रा कम या अधिक होने से आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं पड़ता, या यह प्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेष क्रिया गतिविधि में श्रम विभाजन और तकनीक विद एवं नौकरशाह में कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो तकनीक विद एवं नौकरशाह ये भारत के आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते। इसके अलावा पूंजी का संचय, इसके अलावा जनसंख्या में परिवर्तन, तकनीकी सुधार, ठीक है, श्रम विभाजन, ये जो ऐसे फैक्टर हैं जो भारत के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये वाला फैक्टर भारत के आर्थिक विकास को प्रभावित नहीं करता। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी कमजोर प्रशासन तंत्र, निरक्षरता, उच्च जनसंख्या घनत्व एवं उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात में से किस कारण से पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिवर्तित नहीं हो पाता? ये बड़ा ही अच्छा एक फैक्ट है हमारे देश के लिए कि ये माना जाता है कि जब पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है, यानी कि जब बचत बढ़ती है और पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है तो देश का आर्थिक विकास होना चाहिए, उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन भारत में बचत दर ऊंची है, तो ऊंची बचत होने के बावजूद भी हमारे देश में किस वजह से जो उत्पादन है वो कम है? इसमें कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है? कमजोर प्रशासन तंत्र जिम्मेदार है, निरक्षरता जिम्मेदार है, उच्च जनसंख्या घनत्व जिम्मेदार है, या उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात? तो इनमें उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात इस बात के लिए जिम्मेदार है कि इतनी ऊंची बचत होने के बावजूद हमारे देश में उत्पादन की वृद्धि धीमी हो रही है। ये
पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है इसको समझिए। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी कि ICOR। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है ये हमें वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात बताता है। मतलब पूंजी यानी कि जो कैपिटल है और जो प्रोडक्शन है उसके बीच का रेशियो क्या है। जैसे पूंजी की 1 इकाई लगाने के बाद हमें प्रोडक्शन की कितनी इकाइयां प्राप्त होती हैं, इस अनुपात को बताने वाला फार्मूला ICOR कहलाता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। कि जब हम पूंजी की 1 इकाई का इंक्रीमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, तो हमारे आउटपुट यानी कि उत्पादन का रेशियो कितना होता है, कितना बढ़ जाता है। तो अगर किसी देश में कम पूंजी लगाने से ज्यादा उत्पादन होता है तो इसे निम्न पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं, लेकिन जब किसी देश में ज्यादा पूंजी लगा करके कम उत्पादन मिलता है तो इसे उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। और उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात से लागत ज्यादा होती है, लाभ कम होता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में ये पेन बनाने के लिए 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, एक पेन बनाने के लिए 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो भारत के संदर्भ में 100:1 इसका पूंजी उत्पाद अनुपात होगा। लेकिन अगर चाइना में एक पेन बनाने के लिए 50 रुपए खर्च करने पड़ते हैं तो वहां 50:1 पेन होगा। तो भारत का पूंजी उत्पाद अनुपात चाइना से अधिक होने के कारण भारत में उत्पादन की दर कम हो जाएगी और चाइना में उत्पादन की दर अधिक हो जाएगी। तो इसीलिए ऊंचा या उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट का मुख्य कारण है, तब जबकि भारत की बचत दर अधिक है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास योजना, विश्व विकास प्रतिवेदन और सामुदायिक विकास योजना में से किस एक ने विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले ध्यान दिया था? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने सबसे पहले मानवीय पक्ष पर ध्यान दिया था। मनुष्यों के लिए, मानवीय व्यवहार के लिए, उनके जीवन को अच्छा सुरक्षित बनाने के लिए जो खर्च किया जाना चाहिए उसके संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की ये पहल थी। मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक के द्वारा दी गई थी और इन्हीं के प्रयासों से HDI का निर्धारण किया गया था। कौन थे ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। तो इनकी पहल पर ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष कार्यक्रम है जिसके द्वारा हर साल विश्व के महत्वपूर्ण देशों के मानव विकास की एक सूची जारी की जाती है। और मानव विकास सूचकांक किसका संयुक्त सूचकांक है? तो इसमें 3 बातों का अध्ययन किया जाता है, सर्वे किया जाता है किसी देश का। एक जीवन प्रत्याशा, दूसरा शैक्षणिक उपलब्धि और तीसरा प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों क्षेत्रों में किसी देश की जो स्थिति है उसी के आधार पर उसे विश्व रैंक दी जाती है जिसे हम मानव विकास सूचकांक कहते हैं। 100 तथा 25 तथा 90, 30, 85, 25 और 80 तथा 20 में से कौन HDI की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान के लिए जाते हैं? तो इसमें जो जीवन प्रत्याशा का अधिकतम मान है वो है 85 और न्यूनतम मान है 25। इसी के आधार पर जीवन प्रत्याशा से संबंधित जो एक आंकड़ा है, देशों का सर्वे है, वो किया जाता है। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया था? तो मानवीय गरीबी सूचकांक वर्ष 1997 में शुरू किया गया था। इसको वास्तव में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं और ये भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन की पहल पर किया गया था, जिन्होंने गरीबी के सिर गिनने वाले सिद्धांत यानी कि हेड काउंट मेथड का विरोध किया और उन्होंने कहा कि जो मल्टी डायमेंशनल गरीबी है यानी कि गरीबी का बहुआयामी सूचकांक होना चाहिए, तो वो 1997 में विकसित किया गया था। मानव गरीबी सूचकांक, और इसको HPI भी कहते हैं, HPI, MPI भी कहते हैं, HPI भी कहते हैं। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट
1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट में इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो हम आपको बता रहे थे यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स द्वारा किस वर्ष में शामिल कर दिया गया, तो इसे 2010 से जो HDI के साथ शामिल कर दिया गया। यानी कि पहले 2010 से पहले तक HDI की सूची में जो बहुआयामी दृष्टिकोण था वो ध्यान में नहीं रखा जाता था। पहली बार 2010 की HDI रैंक में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को शामिल किया गया था, जबकि इससे पहले 1997 में ही बहुआयामी गरीबी सूचकांक को मानव गरीबी सूचकांक के रूप में प्रयोग में लाया गया था। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में से कौन बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है, तो ये सभी इसमें MPI में शामिल होते हैं, क्योंकि ये सभी HDI में शामिल होते हैं और HDI पूरा का पूरा MPI में शामिल होता है। बस अंतर इतना है कि HDI में जिन 3 मानकों की जांच की जाती है, MPI के तहत इनकी जांच बहुत ही गहनता से डेप्थ में जाकर के की जाती है। बहुत सारे दृष्टिकोणों को शामिल करने के कारण ही इसे बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। किसके द्वारा जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को विकसित किया गया था, तो मॉरिस डी मॉरिस अर्थशास्त्री ने पहली बार ये कहा कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी कि फिजिकल क्वालिटी इंडेक्स जो है, फिजिकल क्वालिटी इंडेक्स PQI, फिजिकल क्वालिटी इंडेक्स को विकसित करने वाले जो अर्थशास्त्री हैं वो कौन थे? मॉरिस डी मॉरिस। दक्षिण एशिया के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को अपने नागरिकों के कुशल श्रम सूचकांक के रूप में माना है, तो वो है दुनिया का देश भूटान। यानी कि भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो किसी अपने देश की प्रसन्नता के आधार पर देश की तरक्की को दिखाता है, ना कि GDP के आधार पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। UNDP की HDR 2007 HDR क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP। तो पूछा गया है कि HDR 2007, 2008 एंड 2009 तथा 2010 में किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई है? तो लिंग असमानता का कॉन्सेप्ट HDR 2010 में रखा गया, क्योंकि 2010 की HDI रिपोर्ट में ही पहली बार मल्टी डायमेंशनल जो कॉन्सेप्ट था उसको ऐड किया गया, और मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते ही किसी देश के मानव विकास को अच्छे से समझने के लिए जेंडर गैप भी देखा गया, जिसमें लिंग अनुपात नापा जाता है, जेंडर रेशियो नापा जाता है। तो पहली बार HDI में या HDR में जो कि जेंडर रेशियो नापा गया वो था 2010 का HDR या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंध करना किसका मुख्य उद्देश्य है? तो वो है पोषकीय पर्यटन यानी कि सस्टेनेबल, जो एक प्रकार का टूरिज्म है। इस सस्टेनेबल टूरिज्म में यह ध्यान में रखा जाता है कि पर्यावरण और पर्यटन के बीच में बैलेंस बना रहे, साथ ही साथ क्षेत्रीय सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी के बीच में भी बैलेंस बनाया जा सके। ऐसे टूरिज्म को सस्टेनेबल टूरिज्म या पोषकीय पर्यटन कहते हैं। नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास मॉडल है, भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह राजस्थान में अवस्थित है। यहाँ पर टिकाऊ आर्थिक विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2004, 5, 11, 12, 12, 13, 13, 14 में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जलवायु परिवर्तन का नया अध्याय जोड़ा गया था? तो 2011-12 के जो इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया। क्या होता है ये धारणीय विकास? धारणीय विकास का मतलब होता है एक ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी का भी विकास करे, उनका भी पोषण करे, यानी कि
के जो संसाधन हैं उन संसाधनों का इस्तेमाल या दोहन इस प्रकार से किया जाए कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियां भी सरवाइव कर सकें। इसीलिए इस धारणीय विकास को हम भविष्य की पीढ़ी का विकास या नेक्स्ट जनरेशन डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसे हम सतत विकास या एवरग्रीन डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। तो भारत में 2011-12 से ये शुरू किया गया। भारत ने स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फ्रांस में से किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था या समुद्री संसाधन अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो है नॉर्वे, यानी कि नॉर्वे के साथ भारत ने क्या किया है? नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट जो है साझेदारी का एक प्रपत्र है उस पर साइन किया है। यानी कि भारत नॉर्वे के साथ मिलकर के नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो समुद्री संसाधनों पर डिपेंड हो, यानी कि जब किसी देश में समुद्री संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा खोज और अन्वेषण किया जाता है और इन्हें अर्थव्यवस्था में उत्पादन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत ने हाल ही में नॉर्वे के साथ इस प्रकार की साझेदारी का पत्र साझा किया है या साइन किया है। सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, पर्यावरण दृष्टिकोण में से कौन सतत विकास का आधार है? तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण सतत विकास का आधार है। यानी कि जब कोई देश अपने आर्थिक विकास में पर्यावरण का दृष्टिकोण रखता है, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाली नीतियां अपनाता है, तो ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं? सतत विकास या एवरग्रीन डेवलपमेंट या निरंतर होने वाला विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास किसका मुख्य अभिप्राय है? तो यह सतत विकास, जिसमें कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी का भी विकास किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सतत आर्थिक विकास कहते हैं। लास्ट फैक्ट है हमारा पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र ई के सी पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध को दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स का वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो वह उल्टा यू का आकार होता है। कुजनेट्स एक अधिकारी थे जिन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि किसी देश के आर्थिक विकास और पर्यावरण क्षति के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। तो उन्होंने ये बताया है कि आरंभ में यह गिरते हुए क्रम में होता है लेकिन बाद में उठते हुए क्रम में होता है। तो ये जो उल्टा यू है ये क्या बताता है? उल्टा यू को हम इस तरह से देख सकते हैं, ये चीज इस तरह से देख सकते हैं, यानी कि जब उत्पादन और पर्यावरण के बीच के संबंध को इन्होंने दिखाया है कि आरंभ में उत्पादन और पर्यावरण के बीच जो है वो कैसा संबंध होता है। जाहिर सी बात है कि लोग जागरूक नहीं होते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित होता है और उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे जो लोग जागरूक हो जाते हैं तो पर्यावरण को ध्यान में रख करके कार्य करते हैं और ऐसी स्थिति में पर्यावरण बैलेंस होने लग जाता है। तो इसे कुजनेट्स नामक अर्थशास्त्री ने दिया था पर्यावरण संबंधी, और इसमें उल्टा यू आकार का ये जो वक्र है ये बनता है, इसलिए इसमें इसको माना गया है। तो ये था हमारा कुछ फैक्ट इंडियन इकोनॉमी से, और धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट पर आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए फैक्ट लाए जा रहे हैं। आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण सिलेबस का क्विक रिवीजन के वीडियोस ये आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन आपको भेज सकें। तो अभी हिस्ट्री और इकोनॉमी का ये शुरू किया गया है, पॉलिटी का जल्दी ही आने वाला है, और बहुत ही जल्दी दूसरे सब्जेक्ट के भी हम प्रयास करेंगे कि जल्दी ही करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन पूरा आपको दे दें, ताकि प्रीलिम्स 2024 ध्यान दें कि ये केवल आरओ एग्जाम के लिए नहीं है, ये ऑल एग्जाम प्रीलिम्स जितने भी आपकी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स होने हैं इस साल, उन सब के लिए क्विक रिवीजन का ये एक प्रयास हमने किया है और ये बहुत ही लाभदायक है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितने कम समय में आपका पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर ले रहे हो। ठीक है, थैंक यू।